हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर बीएड में। बीएड के एग्जाम्स में ये इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज करिकुलम एंड व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि करिकुलम होता क्या है। तो करिकुलम क्या है? जो भी लेसन्स या एकेडमिक कंटेंट होता है जो स्कूल में किसी स्पेसिफिक कोर्स और प्रोग्राम में जो पढ़ाया जाता है। शैक्षणिक के अलावा ये क्या करता है, इसमें शैक्षणिक और करिकुलर एंड कंटेंट taught इन स्कूल और इन ए स्पेसिफिक कोर्स। तो कंटेंट के साथ साथ करिकुलर एंड को करिकुलर कंटेंट को लेता है। शैक्षणिक और शिक्षिक। को करिकुलर मतलब हुआ कि पाठ्यक्रम में शैक्षिक और शैक्षिक के अलावा जो होता है कार्यक्रम, सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें डिक्शनरी में करिकुलम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जो भी कोर्स स्कूल के द्वारा ऑफर किया जाता है उसे करिकुलम कहते हैं। लेकिन करिकुलम और सिलेबस केवल पढ़ाई से संबंधित होता है, और करिकुलम जो है उसमें शिक्षण के साथ साथ शिक्षणेतर जो भी गतिविधियां कॉलेज में, स्कूल में होती हैं, जो भी जैसे डिबेट, स्पोर्ट्स, ड्रामा प्रोग्राम, जो भी तरह का प्रोग्राम होता है वो सारी गतिविधियों को करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। तो करिकुलम सिलेबस से व्यापक होता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट को कैसे करिकुलम बनाया जाता है, हमें यहाँ डिस्कस करना है। हमारा मेन मुद्दा है कि करिकुलम को किस तरह से विकसित किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है करिकुलम को डेवलप करना या बनाना, क्या स्टेप्स इसमें लिए जाते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है करिकुलम बनाने में। तो ये जो करिकुलम के विकास का, पाठ्यचर्या की विकास की जो प्रक्रिया है वो व्यवस्थित रूप से यह डिसाइड करती है कि क्या पढ़ाया जाएगा, किसको पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें करिकुलम डेवलपमेंट में डिस्कस किया जाता है और उसके हिसाब से करिकुलम को डेवलप किया जाता है। तो हर कंपोनेंट जो है, व्हाट विल बी टॉट, हु विल बी टॉट, हाउ इट विल बी टॉट, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सब प्रत्येक घटक एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और एक दूसरे को के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। जैसे कि व्हाट विल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, ये किससे प्रभावित हो रहा है कि हु विल बी टॉट, किसको पढ़ाना है। इससे ही ये तय होगा किसको पढ़ाना है, उसकी एज क्या है, उस कितना परिपक्व उसका दिमाग है, उसकी शिक्षा का किस स्तर है, किस चरण में है शिक्षा उसका। तो उसके आधार पर ही ये मतलब तैयारी की जाएगी कि क्या पढ़ाना है। तो हु इज बीइंग टॉट मतलब जिसको पढ़ाया जा रहा है वो उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र से ही ये डिसाइड किया जाएगा कि उसकी उस उम्र के मेंटल लेवल के लिए करिकुलम में क्या चीज डाला जाए। तो व्हाट विल बी टॉट इज अफेक्टेड बाय हु इज बीइंग टॉट। अब मेथड है कि हाउ कंटेंट इज टॉट, ये कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी इस पर निर्भर करता है कि किसको पढ़ाया जा रहा है और किस सेटिंग में पढ़ाया जा रहा है। तो उसके आधार पर कंटेंट को किस तरह से पढ़ाना है ये भी उससे प्रभावित होता है। क्योंकि अगर छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें चित्र द्वारा पढ़ाया जाएगा, बड़े बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें एक होता है मूर्त चिंतन, एक अमूर्त चिंतन। तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बड़े बच्चों के लिए कराया जा सकता है, छोटे बच्चों को कॉन्क्रीट चीजों से पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें है कि कंटेंट कैसे पढ़ाया जा रहा है ये भी किस पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि व्हाट विल बी टॉट, हु इज बीइंग टॉट एंड हाउ कंटेंट इज टॉट, ये सारे एक दूसरे पर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। तो करिकुलम क्या रेफर कर रहा है, एकेडमिक कंटेंट जो कि किसी स्कूल के स्पेसिफिक, ये तो रिपीट हो गया है इस वापस। तो अब क्या है कि अब हमारा आ रहा है कि करिकुलम का विकास करने के लिए या पाठ्यचर्या को विकसित करने के लिए या डेवलप करने के लिए कौन कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है इश्यूज
प्रॉब्लम्स एंड नीड इज डिफाइंड। मतलब यहाँ है कि व्हाट इज टू बी टॉट, इसमें क्या क्या चीज आ गया, व्हाट के अंदर आ गया, कौन सा इश्यूज को लेना है, कौन सा प्रॉब्लम या पढ़ाई की कौन सी आवश्यकता है जिसको लेना है, उसको पहचानना है और उसके हिसाब से करिकुलम में डालना है कि क्या पढ़ाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स, मतलब किसको पढ़ाना है तो उसकी क्या विशेषता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उम्र क्या है, वो किस लेवल का है, उस हिसाब से ये करिकुलम डेवलपमेंट में ध्यान देना है कि ये करिकुलम बन किसके लिए रहा है, वो बच्चे किस उम्र के हैं, किस लेवल के हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट कितना है, ये सारी चीज। फिर चेंजेस इंटेंडेड फॉर लर्नर्स, मतलब कि लर्नर क्या करने में समर्थ हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, यह लर्नर के हिसाब से तय करना है। फिर क्या है कि द इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट कंटेंट, क्या पढ़ाना है, क्या मेथड पढ़ाना है, जो भी, ताकि जो हमारा आउटकम आए पढ़ाने से, वो किस तरह से पढ़ाना है और किस मेथड को अप्लाई करना है, ये भी डिसाइड करना है। उसके बाद पढ़ा लेने के बाद उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, तो उसमें मेथड, कौन सा मेथड से पढ़ाया गया, क्या कंटेंट पढ़ाया गया और क्या आउटकम आना चाहिए, ये देखने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाए, किसके लिए, किस विधि से पढ़ाया गया, क्या कंटेंट पढ़ाया गया और उससे क्या आउटकम आना चाहिए, इसको जानने के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। तो करिकुलम को कनिंघम ने डिफाइन किया है कि करिकुलम क्या है कि artist, curriculum is a tool in the hands of artist. Here who is the artist, teacher is the artist to mold the material, material क्या हो गया यहाँ, artist, teacher क्या हो गया, artist, और student क्या हो गया, material। और स्कूल क्या हो गया, स्टूडियो। तो यहाँ पर कहा, यहाँ टीचर की तुलना एक कलाकार से की गई जो, और छात्र की तुलना मोल्ड हिज मटेरियल, मतलब वो एक मटेरियल की तरह स्टूडेंट, जो कि टीचर उसे अपने स्टूडियो में मोल्ड करता है, उसे ढालता है, अपने हिसाब से ढालता है। तो ये क्या है कि छात्र को ढालने का काम किसका हो गया, टीचर का। तो टीचर का रोल यहाँ सबसे अहम हो गया कि वो स्कूल स्टूडियो में बच्चों को मोल्ड करता है अपने किस तरह से, ये करिकुलम पर डिपेंड करता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो क्या करता है, वो व्यवस्थित रूप से यह अरेंजमेंट करता है, ये व्यवस्था करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, व्हाट विल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, किसको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हो गया क्या, किसको, यहाँ पर आ गया किसको, और ये हो गया कैसे। क्या पढ़ाया जाएगा मतलब सब्जेक्ट मटेरियल क्या होगा, किसको पढ़ाया जाएगा, किस एज ग्रुप को, बच्चे किस एज ग्रुप के होंगे, और कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन सी विधि से पढ़ाया जाएगा, कौन सा मेथड अपनाया जाएगा, कौन सा टेक्निक, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाया जाएगा। तो ये तीनों जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक नियोजित मतलब शिक्षा इज टू ब्रिंग पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, किसी भी शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक चेंज लाने के लिए यह एक उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल, प्लान्ड, नियोजित मतलब नियोजित, पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण, और प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील और व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो कि क्या करेगी कि शिक्षा व्यवस्था में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव या सुधार लाएगी। तो हर टाइम क्या होता है, देयर आर चेंजेस एंड डेवलपमेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, संसार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्कूल का पाठ्यक्रम भी प्रभावित होता है, जैसे जैसे
दुनिया में बदलाव आता है, जैसे जैसे देश में बदलाव आता है उस हिसाब से स्कूल के पाठ्यक्रम में भी बदलाव होता है। तो इसलिए हमेशा समाज का और देश की आवश्यकता के अनुसार करिकुलम में चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ताकि बच्चे बदलते हुए समय के साथ उनका ज्ञान बदलते हुए समय के साथ चले हुए परंपरागत पुराने तरीके को ही ना पढ़े। दुनिया में बदलाव आ रहा है, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, तो इसके बारे में करिकुलम में फिर इसको इंक्लूड करना होगा ताकि बच्चे ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से क्या परिवर्तन हुआ, फिर हर समय कुछ न कुछ बदलाव, कुछ अब पुराने में हम देखते हैं आक्रमणकारी आते गए और देश को कैसे प्रभावित किया, तो हर समय के करिकुलम में हर तरह की घटनाओं को उसमें इंक्लूड करना होता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक है, क्योंकि ये केवल स्कूल और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह समाज के जो विकास हो रहा है, समाज का, देश का जो विकास हो रहा है उसके बारे में भी है। क्योंकि ये केवल स्कूल, बच्चा और टीचर को लेकर नहीं चलता, बल्कि देश में भी, समाज में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उन सबको भी इंक्लूड करता है। तो मॉडर्न नॉलेज इकोनॉमी, आज की व्यवस्था, जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें ज्ञान की अर्थव्यवस्था है, नॉलेज की व्यवस्था है। तो करिकुलम डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, क्योंकि जैसे पढ़ाई में वो सभी चीज़ों का सिलेबस करिकुलम में समावेश होना जरूरी है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, जलवायु, क्लाइमेट चेंज, जितने तरह के कार्बन उत्सर्जन, प्लास्टिक का यूज, पॉलीथीन का यूज, ये सारी चीज़ों को चेक करना है। तो चेक करने के लिए, इसके लिए जनता में जागरूकता लानी होगी। तो जागरूकता लाने के लिए इसे करिकुलम में इंक्लूड करना होगा, ताकि बच्चों में इसके प्रति अवेयरनेस पैदा हो। तो इसमें जो भी वर्ल्ड का समस्या है, गरीबी है, पर्यावरण का जो ये हो रहा है, पॉल्यूशन जो हो रहा है, जिसे हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, और उसके अलावा सस्टेनेबल मतलब सतत विकास की जो समस्याएं हैं, उन सबको एड्रेस करने के लिए इन सब से रिलेटेड टॉपिक को करिकुलम में डालना होगा, ताकि बच्चे उससे अवेयर हों, क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाली पीढ़ी को संभालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेथडोलॉजी है या योजना बनाने की जो पद्धति है, करिकुलम बनाने की जो पद्धति है, उसमें क्या है कि उसे अलग कई स्टेप्स में बांटा गया है, और स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस करना है, ताकि उससे सही करिकुलम बन सके और तथ्यों का सही ढंग से सावधानी पूर्वक उनका समावेशन किया जा सके। तो हिल्डा टाबा ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जो कि करिकुलम के डेवलपमेंट में फॉलो किए जाने चाहिए। तो हिल्डा टाबा के बताए गए स्टेप्स को हम एक एक करके देखते हैं। उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स बताए हैं। तो पहला उन्होंने बताया, हिल्डा टाबा का पहला है डायग्नोस्टिक नीड्स। फिर दूसरा उन्होंने बताया है फॉर्मुलेटिंग, पहला सबसे कि निदान, नीड्स क्या, आवश्यकता क्या है, ये देखना है। उसके बाद किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करिकुलम बनाना है, फिर कौन सा कंटेंट रखना है, पाठ्य सामग्री किस तरह की होनी चाहिए, फिर वो सामग्री को किस तरह से आयोजन करना है, मतलब पहले क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, दूसरा चैप्टर क्या होगा, फिर किस स्टेप में क्या सीखना है, फिर लर्निंग, सीखने का अनुभव कैसा होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए कौन से मेथड का प्रयोग करना है, टीचर किस तरह से पढ़ाएगा, फिर उसका मूल्यांकन कैसा होगा, और उसके बाद उसके सीक्वेंस और अनुक्रम या बैलेंस का जांच किया जाएगा। तो हम एक एक करके इन उद्देश्यों को देखते हैं, स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप है हिल्डा टाबा के अनुसार कि जब भी करिकुलम को प्लान करना है, उसके पहले हमें उस समस्या जो भी है, कंडीशन है, या जो भी डिफिकल्टीज है, उनके बारे में उनका विश्लेषण करना जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या है कि करिकुलम के बारे में या नया आइडिया बनाने के लिए
हमें कि किस तरह का करिकुलम बनाना है, किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, किसकी क्या अपेक्षाएं हैं, इसमें टीचर्स की क्या अपेक्षा है, स्टूडेंट की क्या अपेक्षा है, पेरेंट्स की क्या अपेक्षा है, और बच्चों का किस तरह का आईक्यू उपलब्धि है। इन सभी स्रोतों को जानने के बाद हमें ये सोचना होगा, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके जानना होगा कि किस तरह का पाठ्यक्रम बनाना होगा। तो इसमें क्या है कि सभी को शामिल करना जरूरी है। तो ये डायग्नोसिस जो है ना, वो प्राइम नीड होता है कि किस डिफरेंट स्टेज में करिकुलम में किस तरह के चीज़ों का समावेशन किया जाए। इसके लिए सब स्रोतों से हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। तो जब नीड असेसमेंट होगा तो क्या आवश्यकता है करिकुलम बनाने में, इसका जब जानना होगा, जिस भी इसका आकलन करना होगा, तो पहला प्रोसेस होगा कि नीड असेसमेंट का आकलन करना। मतलब क्या है कि क्या आवश्यक है। तो नंबर ऑफ टेक्निक जो है, एम टुवर्ड लर्निंग व्हाट इज नीडेड एंड बाय हुम रिलेटिव टू द आइडेंटिफाइड इशू। मतलब कहना है कि यहाँ पर ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टेक्निक, क्या सीखने के लिए कौन सा टेक्निक अपनाया जाएगा और किसके द्वारा, ये सारी चीज़ों को जानना होगा। तो टेक्निक को इसमें 3 चीज़ों के साथ जोड़ा गया है। टेक्निक इस सेक्शन में जो कवर कर रहा है उसमें नॉलेज है। पहला नॉलेज, के ए पी का पहला है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड एंड तीसरा है प्रैक्टिस सर्वे। तो फोकस ग्रुप, कुछ स्टूडेंट्स को जिसमें टीचर भी हों, जिसमें पेरेंट्स भी हों, उस फोकस ग्रुप के में ये सारी चीज़ों को जांचा जाए, उसका आकलन किया जाए और इन्वायरमेंट का भी स्कैनिंग किया जाए। फिर क्या है, एनालिसिस। पहला है कंडक्टिंग ए नीड असेसमेंट। इसमें किसको किसको शामिल करना है, तो जो जो कंसर्न लोग हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जिनके लिए ये करिकुलम बन रहा है, तो उनके नॉलेज, उनके एटीट्यूड और उनके प्रैक्टिस को सर्वे करना है। और उसके बाद इन फोकस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक नीड असेसमेंट होगा कि क्या हमें आवश्यकता है। फर्स्ट लेवल पे ये डिसाइड करना है, फिर उसका विश्लेषण करना है सेकेंड पार्ट में नीड असेसमेंट का। जो भी हमने नीड असेसमेंट किया उसका विश्लेषण करना है कि कैसे डेटा को यूज करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया असेसमेंट के द्वारा, तो उसमें हमें देखना है कि क्या गैप है नॉलेज और प्रैक्टिस में। क्योंकि हमें नॉलेज भी देखना है और प्रैक्टिस भी। तो ज्ञान है और उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये गैप क्यों है और कैसे है। जैसे हमें पता है कि पॉलीथीन यूज नहीं करना है, बट हम पॉलीथीन यूज कर ही लेते हैं। बाजार जाते हैं, हमें पकड़ाया जाता है पॉलीथीन में, हम ले लेते हैं, हम थैला लेके नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर गैप क्या है, अवेयरनेस का गैप है, हमारा अलर्टनेस का गैप है। तो ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि क्या गैप है नॉलेज और प्रैक्टिस में, और ट्रेंड्स क्या आ रहा है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उससे क्या उभर कर आ रहा है, रुझान किस तरफ का रुझान है। या और फिर प्रोसेस टू प्रायोरिटाइज नीड, और इसके बाद एक प्रोसेस से कि क्या हमारी नीड्स है, इसको प्राथमिकता कैसे देना है, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। और इसके बाद हमें उससे रिलेटेड ऑडियंस की पहचान करनी है। तो ये हुआ डायग्नोसिस नीड। इसके बाद दूसरा है, अब हमने डायग्नोज कर लिया कि क्या क्या ऑब्जेक्ट, क्या हम किसको अध्ययन करना है, उनका नॉलेज देखना है, उनका प्रैक्टिस देखना है और एटीट्यूड देखना है, और कहाँ गैप है। तो उस गैप को एड्रेस करने के लिए किस तरह का हमें कंटेंट डालना है, कौन सा मेथड यूज करना है। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना है, या उसमें कि किस ऑब्जेक्टिव, कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा उसमें उद्देश्य होता है कि इस काम को करने से हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा। तो यहाँ पर हमें वही विशिष्ट उद्देश्य बनाना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट या आइडिया को हमें कोर्स में, करिकुलम में डालना है या सिखाना है। दूसरा कि एटीट्यूड, सेंसिटिविटीज एंड फीलिंग्स टू बी डेवलप्ड, किस चीज़ के प्रति उनकी एटीट्यूड्स को चेंज करना है, सेंसिटिविटी और फीलिंग्स को डेवलप करना है, किस चीज़ के प्रति उन्हें जागरूक करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि किस चीज़ से, जैसे अभी तो हम पॉलीथीन का ही उदाहरण लें कि उससे हमारी
एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है उसके प्रति अवेयरनेस करना है, एनर्जी का वेस्ट हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस करना है, सेंसिटिविटी बढ़ाना है, फीलिंग्स को डेवलप करना है, तो हमें उस तरह के कंटेंट को डेवलप करना होगा। फिर वेल्स टू बी थिंकिंग टू बी रीइंफोर्स, किस तरह की सोच को मजबूत करना है और शुरुआत करनी है बच्चों में तो करिकुलम के जरिए, और किस किस हैबिट और स्किल्स में मास्टरी बच्चे करें, इसको हम ध्यान पहले ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लें और उसके हिसाब से फिर हम कंटेंट का चुनाव करेंगे, कंटेंट उस हिसाब से हम डालेंगे। फिर नेक्स्ट चैलेंज क्या है करिकुलम डेवलपमेंट में, वो है सेल कंटेंट का चुनाव। तो कंटेंट मतलब विषय वस्तु का चुनाव, तो वो क्या होगा कि जो ऐसा विषय वस्तु चुनना है, कंटेंट चुनना है जो कि लर्नर के लाइफ में परिवर्तन लाए और उनके लाइफ में परिवर्तन लाते हुए वो पूरी सोसाइटी में परिवर्तन लाए। तो इस पॉइंट पर प्राइमरी क्वेश्चन पर क्या है कि if the intended outcome is to be attained, what will the learner need to know? अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए अब करिकुलम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों में ये अवेयरनेस हो कि वो ऊर्जा की खपत को बचाएं, कहीं वेस्ट ना करें एनर्जी को किसी तरह, तो लर्नर को क्या जानना होगा, लर्नर को जानना होगा कि एनर्जी का क्राइसिस क्यों हो रहा है, एनर्जी क्यों हमें बचाना है, ये सारी चीज़ें कंटेंट में डालनी होगी। तो व्हाट नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स विल बी नीड टू बी एक्वायर्ड एंड प्रैक्टिस। तो इसमें हमें ये कंटेंट के सिलेक्शन में ये ध्यान रखना होगा कि इस चीज़ के प्रति जागरूकता के लिए, ये चीज़ सिखाने के लिए हमें किस तरह के कंटेंट डालने होंगे। तो एनवायरमेंट एजुकेशन आजकल डाल दिया गया इसका करिकुलम में, ताकि बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति सजगता हो, और उसके बाद फिर उन्हें स्किल बेस्ड शिक्षा दी जा रही है ताकि वो अर्न करना सीख सके, अर्निंग वाइल लर्निंग हो सके, इस तरह के चीज़ें। तो ये जो है 10 को ब्रेथ ऑफ नॉलेज स्किल एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स एंड द सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट आर आल्सो डिस्कस। अब कंटेंट सेलेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि कितना नॉलेज देना है, किस एज के हिसाब से, एज और ग्रेड के हिसाब से कंटेंट का डिफ़िकल्टी लेवल कितना रहेगा, कितना नॉलेज बच्चे ग्रैस्प कर सकते हैं उस एज का, इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद है कि कितना स्किल वो सीख सकते हैं, उनके हैंड एंड मोटर कोऑर्डिनेशन किस लेवल के हैं, 6 क्लास का बच्चा का क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है। तो जैसे जैसे क्लास का ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हम बढ़ा सकते हैं, स्किल्स ज़्यादा सिखा सकते हैं। और फिर किस सीक्वेंस में सिखाना है, तो कंटेंट को किस सीक्वेंस में सिखाना है, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हल्की चीज़ें सिखाई जाएगी, फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ। फिर जब डायग्नोसिस का नीड हो गया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया, तो अब क्या है कि कंटेंट सिलेक्शन में हमें क्या करना है कि जब हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्लान करना होगा। पहला कि टॉपिक सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन सा टॉपिक डाला जाएगा किस क्लास के करिकुलम में, फिर बेसिक आइडिया क्या होगा और स्पेसिफिक कंटेंट क्या होगा। तो किस क्लास के लेवल के लिए कौन सा टॉपिक चुनना है, उसमें कितने आइडियाज़ देने हैं, प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी लेवल का सिखाना है, सेकेंडरी में सेकेंडरी लेवल का। तो ये पहला टास्क क्या है कि रेलिवेंट टॉपिक को चुनना। उसके बाद उससे ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर ये टॉपिक है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और उस ऑब्जेक्टिव के आधार पर हमें टॉपिक्स को फाइनल करना है कि वो, अगर मान लीजिए हम बच्चों को सिखाते हैं हाइजीन, 4th क्लास के बच्चे को कि नाखून साफ कर रखना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में स्वच्छता की भावना का विकास होगा, तो हम उससे रिलेटेड टॉपिक उस यूनिट उसमें डालेंगे और उसके बाद टॉपिक्स को फाइनलाइज करेंगे। साइंस की बुक में EVS एवरीडे साइंस जो पढ़ाया जाएगा उसमें सब चीज़ से हल्की हल्की जानकारी, ताकि वो अपने आप को स्वच्छ रख सकें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकें। तो उस तरह का टॉपिक हम उसमें डालेंगे। फिर इसमें ये देखना है कि व्हाट आर डिफरेंट टॉपिक्स विच कैन बी कवर्ड अंडर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक होंगे क्लास और लेवल के हिसाब से, कि हर ग्रेड में हर लेवल में क्या होगा कि धीरे धीरे टॉपिक्स का
डिफरेंट टॉपिक जो है पहले कम कम फिर ज़्यादा डिटेलिंग ये सब कवर होगा. Then the idea needs to play attention to incorporate into the broad content. उसके बाद फिर हम व्यापक सामग्री में जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ेगा व्यापक सामग्री को हम डाल सकते हैं. तो आइडिया और टॉपिक्स और स्पेसिफिक कंटेंट प्लान कर लेने के बाद फिर विशिष्ट उसके जब आइडिया और टॉपिक डिसाइड हो गया तब कंटेंट को प्लान करके करिकुलम में डाला जाता है कि उस लेवल में इतना कंटेंट सुटेबल होगा. फिर जब कंटेंट सेलेक्ट हो गया तो अब क्या करना, अगला स्टेप है कि एक्टिविटीज़ क्या होगा. लर्निंग एक्सपीरियंस में लर्नर को क्या क्या एक्टिविटीज़ कराना होगा. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होता है उसमें बच्चे करके भी सीखते हैं. तो लर्निंग मॉडल में एक्सपीरियंस, शेयर, प्रोसेस, जनरलाइज एंड अप्लाई. इसमें क्या है कि बच्चों को गतिविधियाँ सीखने में कुछ गतिविधियाँ डालना, कुछ एक्टिविटीज़ डालना, डिज़ाइन करना है ताकि बच्चे करके सीख सकें. तो इसमें उन्हें इस सेक्शन में उन्हें देखना होगा कि किस तरह का कंटेंट सेलेक्ट होने के बाद एक्टिविटीज़ डालना है. तो लर्निंग स्टाइल और एक्टिविटीज़ हर स्टाइल के हिसाब से फिर किस किस तरह की एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना होगा कि अब इसमें डालना है. एक्टिविटी डिज़ाइन वर्कशीट फॉर फैसिलिटेटर. अब लर्निंग एनवायरनमेंट और डिलीवरी मोड पर अब डिस्कशन होगा कि किस तरह से उनको सिखाया जाएगा और किस तरह से समझाया जाएगा. तो कंटेंट जब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कंटेंट का डिसाइड हो गया तो फाइनल जब हो गया कंटेंट कि क्या पढ़ाना है किस क्लास में, तो फिर उसको सिस्टमेटिकली और अरेंज करना है. तो अरेंज कैसे करेंगे, सीक्वेंस में. सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब हुआ कि पहले मतलब जैसे हम सिखाएंगे, अगर छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं तो पहले अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, उसके बाद वर्ड्स सिखाएंगे, उसके बाद सेंटेंस सिखाएंगे. तो ये सीक्वेंस में हुआ. फिर बच्चों को पहले मूर्त चीज़ें दिखाएंगे, कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाकर फिर उन्हें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बताएंगे जैसे जैसे उनके पढ़ने का लेवल बढ़ता जाएगा. सिंपल चीज़ें पहले बताकर फिर जटिल चीज़ों को बताएंगे. पहले जो चीज़ें आमने सामने नोन है वो दिखाएंगे, फिर अननोन की कल्पना कराएंगे. फिर इमीडिएट जो सामने है उसको बताकर फिर दूर की चीज़ों को दिखाएंगे. फिर पहले आसान चीज़ें सिखाएंगे फिर मुश्किल. तो इस कहा जा सकता है कि ये इंडक्टिव लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट इन ए साइकोलॉजिकल सीक्वेंस. मतलब कि इंडक्टिव लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले किस चीज़ को बताना है फिर उसके बाद उसको कंटेंट को एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में रखेंगे और आइडिया, फैक्ट और रिलेशनशिप जो भी होगा उसमें सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. ये नहीं कि एक टॉपिक में जो पढ़ा रहे हैं दूसरा टॉपिक बिल्कुल उससे भिन्न हो जिसमें कोई रिलेशन ना हो, ऐसा नहीं करेंगे. सब एक दूसरे से को रिलेटेड होंगे. स्टेप 5 एंड 6 में क्या है कि हम लर्निंग एक्सपीरियंस को व्यवस्थित करेंगे. जब कंटेंट हाथ में आ गया अब क्या है कि लर्निंग एक्सपीरियंस हम अब आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंटेंट है, इसके हिसाब से हम ये एक्टिविटीज डाल सकते हैं. तो क्राइटेरिया विथ विच द कंटेंट इज ड्रॉन शुड provide provide, plan and visualize what students need to experience in order to acquire certain behavioral competence and sequence of experiences. मतलब क्या है कि अब सामग्री तैयार हो गई, पढ़ने के लिए कंटेंट तैयार हो गया. अब उन्हें उसका कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दिलाने के लिए, कुछ ऐसा चीज़ अनुभव कराने के लिए कुछ योजना, कुछ कल्पना या कुछ प्रैक्टिकल उसमें एक्टिविटीज डालनी होगी. तो यहाँ पर केयर क्या करना है कि विभिन्न प्रकार का जो लर्निंग है जिसमें रीडिंग, राइटिंग, ऑब्जर्व करके सीखना, पढ़ कर सीखना, लिख कर सीखना, करके सीखना, रिसर्च करना, नया खोज करना, विश्लेषण करना, डिस्कशन करना, चर्चा करना, टेबुलेट करना, पेंट करना और अवशोषण करना, ये सारी एक्टिविटीज को प्लान उसमें इंक्लूड करना होगा करिकुलम में. तब जब लर्निंग स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस हो गया कि क्या क्या करना है, तो फिर पहले जो स्ट्रैटेजीज होंगे वो पहले इंट्रोडक्टरी होंगे. पहले उनका प्राइमरी लेवल होगा, मतलब पहले शुरू में उनका केवल इंट्रोडक्शन किया जाएगा. फिर
ओपनिंग होगा, फिर वो करके खुद से करने के लिए करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि स्टूडेंट को क्या करेंगे, टीचर हेल्प करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से उनको मदद करेंगे, उनमें क्या उत्सुकता जगाएंगे, उनकी रुचि को जगाएंगे, फिर उन्हें डेटा प्रदान करेंगे डिस्क्रिप्टिव किसी चीज़ को करने के लिए, और उन्हें इन्वॉल्व करेंगे और मोटिवेट करेंगे। तो लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट हो गया और उसके बाद लर्निंग को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो टीचिंग के दौरान किसी भी यूनिट को पढ़ाने में स्टूडेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व करना होगा, और टीचर बच्चों को करने के लिए कहेगा। मान लीजिए कि उसे जर्मिनेशन पढ़ा रहा है, तो टीचर बच्चों को सीड्स ला के देंगे, उन्हें जर्मिनेट करने का तरीका सिखाएंगे, बताएंगे करके आओ, घर से स्प्राउट्स बना के लाओ, इस तरह का। तो इससे क्या होगा कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों का जो होगा वो टीचर उसमें उनको फैसिलिटेट करेंगे, और जो बच्चे खुद से करके सीखेंगे तो उनका ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा, और बच्चों को कम्युनिटी से जोड़ेंगे, समुदाय से जोड़ेंगे, वहाँ से वो सीखेंगे, और वो अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे। तो इस तरह से टीचर जो है वो प्लान करेगा कि लर्निंग कहाँ कहाँ से होगा, कम्युनिटी से होगा या फैमिली से होगा। तो उस तरह का टास्क उनको अलॉट किया जाएगा, जो कि बच्चों को हेल्प करेगा उन्हें कि किस मेथड से उन्हें करना है, वो बच्चा टीचर के साथ वो चर्चा कर पाएंगे। उसके बाद जब सब हो गया तो फिर आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है कि उद्देश्यों का निर्धारण हम कर चुके थे, अब उसको देखना है कि लर्निंग जो हुआ है, जो उद्देश्य से बना था ये करिकुलम, वो उसको अचीव कर रहा है कि नहीं। तो उसमें बहुत सारे अप्रोच हैं जिससे वो उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, ये पता करने के लिए कि बच्चों का कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। क्योंकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके कंटेंट को क्रिएट किया गया है। अब कंटेंट क्रिएट करने के बाद जब पढ़ाई हो जाती है, टीचर उनको करते, तो उसका इवैल्यूएशन करना है। तो वो कैसे करना है, तो बच्चों का टेस्ट लेके रिजल्ट, तो बहुत सारा इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि आउटकम को इवेलुएट किया जा सकता है करिकुलम को। तो उसके लिए टेस्ट लेकर उनसे ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल करवा के उसको देखा जा सकता है, इवेलुएट किया जा सकता है कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं, करिकुलम का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अंत में क्या करना है कि जब यूनिट बाय यूनिट कम हो गया पूरा करिकुलम, मतलब उसमें करना नहीं है, उस समय ये सब तैयारी करनी कि इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसके लिए टेस्ट, प्रैक्टिकल और ओरल सब की व्यवस्था की जाएगी। और जब यूनिट बाय यूनिट बन गया पूरा करिकुलम, तो अब देखना है कि पूरा जो कंसिस्टेंसी है कि नहीं, हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, कोरिलेशन है कि नहीं। ये तो नहीं है कि पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद उसकी स्थिरता को जांच करना जरूरी है। ये जानना है कि जो सामग्री दिया गया, जो कंटेंट है, वो सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस को दिखा रहा है कि नहीं, कोर आइडिया जो था वो कंटेंट में दिख रहा है कि नहीं, और जो भी अचीवमेंट या ऑब्जेक्टिव प्लान किया गया है वो अचीव हो रहा है कि नहीं, या पूरे सब जो भी कंटेंट लिया गया है पूरा कंटेंट को कवर कर रहा है कि नहीं। ये विषय जो है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना जानकारी चाहिए उतना जानकारी वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम ये इस तरह से हमने देखा कि फंडामेंटल पर्पस क्या है, पाठ्यचर्या के विकास का बेसिक या मौलिक उद्देश्य क्या है, यह निश्चित करना कि बच्चे जो हैं वो इंटीग्रेटेड कोहेरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को प्राप्त करें, और वो पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल लर्निंग को उनके, यह जो करिकुलम है वो उनके व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यवसायिक लर्निंग में मदद करे या उसके विकास में मदद करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।